गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ रेनू कक्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता है कि एमआरएस का पेपर ऑलरेडी हो चुका है और काफ़ी समय से आप बच्चे यह वेट कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है और साथ ही साथ कितनी कट ऑफ जा सकती है और जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। सेकंड ट्रायल 2 की तैयारी किस किस बच्चे को करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। उससे पहले भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला है कि एमआरएस का पेपर जो आपका हुआ था उसका लेवल आप सभी को पता चल चुका है। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि जो टीजरी या पीजीटी का दोनों ही पेपर थोड़ा सा हिंदी ले लीजिए, जो आपका पीछे हिंदी और इंग्लिश आया था जिसमें क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए थे। आप सभी को पता है कि टीजीटी में आपके 12 मार्क्स चाहिए थे और जबकि पीजीटी में आपके 8 मार्क्स होने थे, जब भी आपका पेपर 1 जो 100 मार्क्स का था वो क्वालिफाइड होगा। आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी। साथ ही साथ अगर 100 मार्क्स का है तो पेपर का जो लेवल था, अगर टीजीटी पीजीटी का पेपर का लेवल ठीक था, ना ईजी था, मैं कह सकती हूँ वो पेपर का लेवल मॉडरेट था। और इसमें जो आपकी जो टाइम बहुत ज़्यादा ये था कि बच्चों को लग रहा था कि टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा ले रहा था, क्योंकि हमारे जो पेडोलॉजी सेक्शन दिया गया था जिसमें हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था, डोमेन नॉलेज पूछी गई थी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पूछी गई थी, तो काफ़ी लेंथी थी। तो यहाँ पे इनको देखते हुए हम अगर कट ऑफ की बात करते हैं, देखिए ये कट ऑफ मैं इसलिए नहीं देख रही, मैं ये इसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पर भी। काफ़ी लोग इसमें एक एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, इस चीज़ को एक्यूरेट लेकर मत चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होता है कि हाँ यही आ सकती है। कई बार होता है कि बच्चे इस चीज़ को पॉजिटिव लेके ये हो सकता है कि हम अपने मन में अगर हमने अपना आंसर की, आप सभी को पता है कि आंसर की आपने सभी ने डाउनलोड करके अपनी चेक कर ली होगी, आंसर की में जिस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमारे 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं तो हम क्या पास हो जाएंगे, तो ट्रायल 2 की तैयारी कर लेंगे। तो यही सब डाउट है के लिए मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। कट ऑफ की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कट ऑफ की बात, एक एक करके कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर की जो कट ऑफ गई थी उसका एनालाइज करके और इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है उसका एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ था वो 150 मार्क्स का पेपर हुआ था और उसकी जो अगर मैं ओवरऑल देखूं जो उसका रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छा रहा था और काफ़ी कम समय में आपका रिजल्ट भी दे दिया गया था। जैसे जैसे आपका मतलब एग्ज़ाम हुआ, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ और मार्च अप्रैल में आपका रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट के बाद तुरंत ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बोला गया और फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। तो काफ़ी कम समय जो मैंने देखा है, काफ़ी लंबा समय नहीं दिया गया। अभी मैं आपको बात करते हैं कि हम टीजीटी के लिए, टीजीटी का आप सभी का पेपर अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। मैं अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं बोल रही हूँ, फिर सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर ओवरऑल रिजल्ट बता रही हूँ। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ को देखते हुए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर जो लेवल देखें तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे इसमें आपका जो कहते हैं रेशो जो दिया गया था 1.10 रेशो के अकॉर्डिंग, यानी 10 गुना लोगों को बच्चों को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ कि 60 टू 65 के बीच में जनरल कैटेगरी की जाएगी टीजीटी की ओवरऑल। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं बोल रही क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि मैं ये बोलूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा, काफ़ी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ नहीं होगा, तो वो भी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है और उन्हीं को ही हमें ध्यान में रखते हुए मैं ओवरऑल आपको टीजीटी का, मुझे लगता है जनरल कैटेगरी का इतना ही जा सकता है, 60 से 65 के अकॉर्डिंग जा सकता है, इतना हाई नहीं जा सकता जैसा हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज देखें तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हमारा 72 मार्क्स बन रहे हैं, हमारे 70 बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ओवरऑल देख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल स्टेट पेपर हुए थे, एग्जाम हुए थे, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ बता रही हूँ। उसके साथ ही साथ अगर कैटेगरीज वाइज, तो कैटेगरीज वाइज आपका 4 या 5 मार्क्स से कहते हैं कि डाउन हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद करते हैं पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी में जो कट ऑफ जाएगी, जो लेवल है वो भी 60 टू 65 के बीच में ही जाएगी। और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि जो कि इसका लेवल है वो उसके लेवल से ही पता चल जाता है। सपोज यहाँ पे तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो पेपर में क्वालिफाइड एग्जाम करना था जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दिया गया, तो उसी में ही काफ़ी बच्चे निकल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि नेगेटिव लगता है कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है चली भी जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि ओवरऑल रिजल्ट है। तो मेरा जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के अकॉर्डिंग जाएगी और जो एग्ज़ाम है और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, काफ़ी बच्चों का ठीक ठीक हुआ था और काफ़ी बच्चे हर टाइप के बच्चे होते हैं और उन हर टाइप के बच्चों को
रिजल्ट में दे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार पेपर की जो स्पीड होती है वो इतनी नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया जनरल कैटेगरी 60 to 65, ये सिर्फ जनरल बात हो रही है। और यहाँ पे भी 60 to 62 या 65 होगा। राउंड जो SC ST OBC है और PWS के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कम से कम 1 या 2 या 3 नंबर डाउन जा सकते हैं। और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इसको ये नहीं माने कि यही कट ऑफ जाएगी, यही होगा। माइंड में बहुत सारी वीडियो आ चुकी है और आपके माइंड में ये है, और इस चीज़ को ध्यान में नहीं दीजिए, ठीक है। अब सेकंड आता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में भी बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे, तो मैं रिजल्ट बता दूँ। तो रिजल्ट आपका जो होगा वो आएगा, जैसे कह रहे थे कि जनवरी के लास्ट वीक में आएगा, लेकिन जनवरी की अगर हम डेट देखें तो आज 29 हो चुकी है, लेकिन 29 में अभी तक कोई रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। हमें लगता है जब इतनी जल्दी आंसर की दे दिया है तो मुझे लगता है जो रिजल्ट है वो आपके फरवरी के 15 डेज़ या फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। क्योंकि काफ़ी समय, क्योंकि ये जो EMRS है वो अपना जो काम करने का जो उनका तरीका है वो पिछले साल को देखते हुए, पिछले साल जो भी अपडेट हुआ था उसको देखते हुए बहुत ही जल्दी सब कुछ प्रोसेस हो गया था। क्योंकि अब इन्हें ट्रायल 2 भी करवाना है, और आपको भी पता है कि 10 गुना बच्चों को ही सिलेक्शन लिया हुआ जाएगा। और उसके बाद ये जो रिजल्ट है ये फरवरी के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। ये सेकेंड वीक तक तो आ ही जाना चाहिए, मुझे जो ऐसा लग रहा है। और उसके बाद काफ़ी बच्चे यह सोच रहे होंगे अब रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट आके उन्हें लगता है कि मेरा पेपर 1 जो है बहुत अच्छा गया है और मैं जो भी कट ऑफ है उससे ऊपर जा रहा हूँ मार्क्स में, सपोज आपके 70 मार्क्स हैं, ये 70 से नीचे है यानी 65 से अबव है, तो वो तो सेफ स्कोर होता है। काफ़ी ना काफ़ी बच्चे, आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है वो सेफ स्कोर है, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी काफ़ी साल से कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर है। उन्हें ट्रायल, अगर हम ट्रायल 2 की बात करें तो ट्रायल 2 की तैयारी कर लेनी चाहिए। ट्रायल 2 के बारे में तैयारी करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया जाएगा वो आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे DSSB और एग्ज़ाम भी, सेंट्रल एग्ज़ाम में भी 1 मंथ का ही समय दिया गया था ट्रायल 1 के लिए। जो जैसे आपको भी पता है KVS और NVS में भी ट्रायल 1 के लिए 1 मंथ का ही समय दिया गया था। तो आपको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 मंथ का ही समय दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, ये भी मैं सफिशेंट बोल रही हूँ। 1 ही मंथ ही दिया जाएगा। उसी 1 मंथ में आपके अगर पेपर को भी क्रैक करना है, और आप सभी को पता है कि ट्रायल 2 की जो आपका क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है, जो आपको 60 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव टाइप है और 40 मार्क्स आपके क्या है, डिस्क्रिप्टिव का है। डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिखने के लिए आपको आपकी जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितना हमें लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ये नहीं है हमने कहानियाँ बना दी, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी मैं अलग, उससे के लिए भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ट्रायल 2 के लिए जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट से है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देती हूँ, क्योंकि बाकी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं बता देती हूँ। हिंदी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहला तो है हिंदी में जो आप सभी तक पढ़ते आ रहे हो DSSB में हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इसकी अलग से डिटेल में वीडियो में लेके आऊँगी ज़रूर, अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आप बहुत इधर उधर मत भटकिए। सबसे पहला तो है आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़िए। उसको पढ़ते ही साथ आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल करना है कि NCERT जो बुक्स होती है उनको भी पढ़ना है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से वो उसका बेस है। अगर आपने उससे रिलेटेड, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपने अगर मान लो TGT की तैयारी कर रहे हो, तो TGT तैयारी करने के लिए आप सभी को पता है कि सिलेबस जो होता है वो 6, 7, 8, 9, 10 का होता है। ज़्यादातर 9th और 10th का ही होता है, लेकिन 6, 7, 8 का भी रखिए। उसमें से जितने भी चैप्टर हैं, चाहे भी निबंध हो, कविता हो, उस कविता को पढ़िए और उसकी शॉर्ट समरी बनाइए। शॉर्ट समरी बनाने का मतलब ये है कि आपकी उससे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो और कितना अच्छा लिख सकते हो। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा लिखोगे। और अपनी स्पेलिंग का खुद ही ध्यान रखिए। अगर आपको खुद नहीं आ रहा तो आपको अपना नोट्स बनाइए और गूगल पे सर्च करिए कि मुझे इसका करेक्शन करके दीजिए, इसमें कोई मिस्टेक है, वो खुद ही दे देगा। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से जो हिंदी का जो सेकंड पेपर का ट्रायल है वो अपने आप ही क्लियर होगा। ऐसे हर सब्जेक्ट का कर सकते हो। मैथ्स का थोड़ी कैलकुलेशन होती है और साइंस में भी कैलकुलेशन होती है, तो इसमें, लेकिन SST और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उसमें ईजी रहता है इस तरीके से प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आपको आंसर दे सकता है। या ChatGPT से भी कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप किसी ने ऑनलाइन क्लासेस ले रखे तो वहाँ से तो आपको फिर सपोर्ट मिल ही जाएगा, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है।
ये एनसीईआरटी बुक्स लीजिए। इसी तरीके से पीजीटी की जो आपकी यहाँ पे कह सकते हैं 11th-12th की है, सारी बुक्स देखिए और सारी बुक्स के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है ना, उसके क्वेश्चन आंसर के आंसर लिखना शुरू कीजिए। पहले उस क्वेश्चन को, पहले उस चैप्टर को पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसको देखिए कि हम किस तरीके से लिखते हैं, फिर उसको चेक करिए कि आंसर कितना एक्यूरेट है। इसी तरीके से चेक करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होएगी रिटन वाले की, क्योंकि रिटन काफ़ी सारे बच्चों का, जो बच्चे अभी पास आउट करके आए हैं, जैसे मानो बीएड कर लिया, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, रिटन वर्क की प्रैक्टिस नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से करिए। फिर अपना सब्जेक्ट करिए क्योंकि अगर आपको देखो 4-4 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, 4-4 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो उसका लेवल होता है कि कितने वर्ड्स का लिखना है। 200 से 300, जैसे हम कॉलेज टाइम पे लिखते थे, हमें 4-4, 5-5, 6-6 पेजों का लिखना पड़ता था। हिंदी सब्जेक्ट में काफ़ी सारे लिखते हैं और अब भी लिखते हैं बच्चे, लेकिन हमारी प्रैक्टिस छूट गई है, तो इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है। ऑब्जेक्टिव तो आप इजीली कर लोगे, क्लिक किया और रिटर्न किया, फिल किया, और लेकिन जो सब्जेक्टिव उसमें तो रिटर्न में लिखना है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करोगे जब स्पीड बढ़ेगी, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा और फिर आपका आंसर में घबराहट होगी, बेचैनी होगी। तो इस चीज़ के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा 100% वन ट्रायल क्लियर हो रहा है, मतलब अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने तैयारी करने का तरीका बता दिया। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, और इसके लिए आपको, जैसे हिंदी साहित्य का सब्जेक्टिव है, तो आपको यहाँ पे 2-3 बुक्स मैं आपको अलग से बता दूंगी। हिंदी के लिए पूरी डिटेल में जो सिलेबस दे रखा है, ये हमारा इसका उसको डिस्कस करूंगी अलग से, है ना। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि हमें कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर वेट करना। उसमें मैं सारा बताऊंगी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, फिर उसके बाद गद्य साहित्य है, फिर उसके बाद काव्य शास्त्र है। जो सिलेबस पीजीटी का दे रखा है वो काफ़ी लेंथी सिलेबस है। DSSB की ही कॉपी पूरा का पूरा दे रखा है, SETT में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो भी सिलेबस दे रखा है उसको आपको मल्टीपल चॉइस में पढ़ना पड़ेगा, और आपको इतना वास्ट सिलेबस को इतने कम समय में पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट देने के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और अलग से आपको डाउट है, और हाँ, एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पे बतानी चाहती हूँ, जो बच्चे मार्जिन पर है, बॉर्डर लाइन पर है, वो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी हमें रिजल्ट नहीं पता। क्योंकि रिजल्ट नहीं पता तो अपनी होप मत छोड़ना, होप अपनी बनाए रखना, अपनी तैयारी भी रखते रहिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आप भी आपका भी पेपर क्लियर हो जाए, और आप उस टाइम फिर घबराओ कि हम कैसे करेंगे इतना सारा सिलेबस। आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप जॉब ले सकते हो। तो इसलिए अपनी होप नहीं छोड़नी है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। और जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है, जैसे सपोज आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, और एक्यूरेट तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है सब चीज़ बुक्स ले ली और मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई भी और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।